दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पे। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम। जैसा कि आप देख रहे थे कि आपने इसके पहले वाली क्लास में विज्ञान का अंतिम चैप्टर जो है वो जिसको कह रहे हैं पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, इसके बारे में थोड़ा सा सीखा हुआ था और आज हम उसी क्रम में आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको पुरानी चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो आज हम थोड़ी सी उसके आगे की चीजें करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पदार्थ देखा था कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ की प्रकार, पदार्थ किस किस रूप में हमारे सामने पाया जाता है जिसको हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो उसके आपने विभिन्न रूपों को देखा और उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे ठोस है तो उसकी विशेषता क्या है, अगर द्रव है तो उसकी विशेषता क्या है, गैस है तो उसकी विशेषता क्या है। तो आपने चीजों को थोड़ा सा मोटिवेशनल के फॉर्मेट में चीजों को समझा और इस हद तक समझा कि अगर पेपर में आएगा तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। फाइन, चलिए। तो आपको चीजें पहले से पता थी बट थोड़ा सा हमने माइंड को रिकॉल कर लिया। क्लियर है? तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं बार बार पिछली क्लास में मैंने बोला कि 2024 में पूछा गया था ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखिए। तो जो हमने विशेषताओं को लिखा था, जो उसी को आपको अंतर के रूप में लिख देना है। ठीक है? तो जैसे आप अंतर कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूँ कि जब भी आप अंतर लिखें, जैसे मान लो अंतर लिखने को आ गया पेपर में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि मुख्य बिंदु। अगर आप पुरानी क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने वहां समझाया हुआ है मुख्य बिंदु। ठीक है, इसके बाद ठोस, इसके बाद द्रव, फिर गैस। क्लियर है? मतलब ऐसा आप लिख लोगे। क्लियर? यहाँ पे पहला बिंदु क्या हो गया, आकार। इसका आकार निश्चित होता है, इसका जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार ले लेते हैं, इसका अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। इसके अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती, ना के बराबर, इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। इसमें अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें सबसे कम। इसमें आप कह सकते हो प्रसार बहुत कम होता है या बाहरी कारक के लगाने से होता है, इसमें थोड़ा सा होता है, इसमें प्रसार बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब एग्जांपल्स के फॉर्मूले जो आपने विशेषताएं पढ़ी थी वैसे आप अंतर लिख देंगे। तो आप 4-5 अंतर लिखेंगे वो भी मोर देन सफिशिएंट होंगे, लेकिन हमें हमेशा मुख्य बिंदु को अलग दिखाना ताकि जब एग्जामिनर समझे कि समझ जाए कि हाँ क्या है, आयतन के बारे में बात हो तो आपने लिखा ना आयतन, तो वो बिंदु देख के समझ जाएंगे आप किस बिहाफ पे अंतर को कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अंतर को ऐसे लिख लेंगे। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो आपने पहले की क्लास में देखा हुआ है, जो मैंने विशेषता लिखा है वो मोर देन सफिशियंट है ना। उसी के आधार पर हमारी ये जो विशेषताएं के आधार पे जो अंतर है वो आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है? तो चाहे वो अकेले लिखने को आए चाहे वो अंतर लिखने को आए, आप बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो आज एक नए टॉपिक के साथ में हम चलते हैं जिसको हम कह रहे हैं पदार्थ की विलेयता। क्या लिख रहे हैं? पदार्थ की विलेयता। उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे आप शक्कर को घोलते हो पानी में, है ना, तो घुल जाती है, उसकी भी एक सीमा है घुलने की। एक निश्चित समय के बाद में वो घुलना बंद हो जाती है। चाशनी जब बन जाती है तो गाढ़ी चाशनी बनेगी, इसके बाद वो शक्कर और नहीं घुलती। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और घुल जाएगी, एक समय का उस टेम्परेचर बढ़ाने पे भी नहीं घुलेगी, है ना। तो इसको हम कह रहे हैं विलेयता, पदार्थ की विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर है क्या, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को पानी में अगर हम घोलते हैं तो वो उसमें क्या होती है, अदृश्य हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसमें एकदम गायब हो जाती है, फिर हमको दिखती नहीं है। जैसे शक्कर को आपने लिया पानी में डाला तो अभी दिख रही है, आपने इसको घोला घोला कुछ समय बाद में शक्कर वहां से गायब हो जाती है। ठीक है? वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है, तो उसको कह रहे हैं शक्कर की विलेयता या पदार्थ की विलेयता। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा में हम लिखेंगे किसी पदार्थ को, सॉरी उससे लिखें ब्लू से क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को द्रव, है ना, द्रव यानी कि पानी, जनरली हम बात कर रहे हैं पानी की। ठीक है? द्रव यानी कि पानी में क्या रखें, डालने पर अदृश्य हो जाती है ना, या घोलने पर
ठीक है, द्रव में घोलने पर वह कुछ समय बाद अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हो जाती है, अर्थात पानी में पदार्थ घुल जाता है। अर्थात पानी में पदार्थ घुल जाता है, यहां से लिख दो या इसी में लिख दो, घुल जाता है ना। क्या लिखा, किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर वह कुछ समय बाद अदृश्य हो जाता है, या पदार्थ को द्रव में अदृश्य हो जाता है, ऐसे लिखो, पदार्थ है ना, अदृश्य हो जाता है, अर्थात पानी में पदार्थ घुल जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। घुल जाता है, पदार्थ की विलेयता, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, हैशटैग बना के उदाहरण पे आप लिख सकते हो, चीनी को पानी में घोलना। शक्कर लिख लो, ज्यादा आसान है ना, चीनी नहीं, शक्कर को पानी में घोलना, पानी में घोलना आदि। ठीक है, क्लियर है, शक्कर को पानी में घोलना। ठीक है, अब आपने क्या लिखा इसमें आप हैशटैग बना के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि शक्कर क्या हो जाएगा, शक्कर यानी कि पदार्थ, जो पदार्थ है उसको हम बोलते हैं विलेय, जो घोला जाए उसको कहते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय, जिसे घोला जाएगा उसे बोलते हैं विलेय। और पानी यानी कि द्रव, उसे बोलते हैं विलायक, जिसमें पदार्थ घोला जाएगा उसको कहते हैं विलायक। ठीक है, ऐसे लिख लो ताकि आपको ये चीजें याद रहें। तो आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो और उसको दिखा सकते हो। ठीक है, कि आपने एक इस तरीके से भी कर लिया, यहाँ पे आपने ऐसे करके पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें ये शक्कर थी, तो जो द्रव है इसको हम बोलते हैं विलायक, और जो शक्कर है, ठीक है, शक्कर यानी कि पदार्थ, इसको हम कह रहे हैं विलेय। क्या बोल रहे हैं इसको, विलेय। क्लियर है, ये आप नोट कर लो फटाक से, फटाक से नोट कर लो इसको जल्दी से, समझ गए होगे आप, है ना। मतलब किसी पदार्थ को किसी द्रव में घोलते हैं तो यही कहलाती है पदार्थ की विलेयता। ठीक है, और जो पदार्थ होता है जिसको आप घोलते हो वो विलेय कहलाता है, और जिस जिस द्रव में घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक समझ गए। और पदार्थ की जो घोलने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, या ये कह लो जो एबिलिटी है, जो विशेषता है पदार्थ की घोलने की, उसको कहते हैं पदार्थ की विलेयता। ठीक है, फटाक से नोट कर लो आप इसको।
इसके बाद अगर आप शॉर्ट में नोट चाहे तो इसके बाद एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले आप लिख लो फिर मैं लिखा दूंगा। लिख लिया, चले आगे चले चलो। तो इसको चाहो तो आप एक शॉर्ट डेफिनेशन में और लिख सकते हो। कैसे बता रहा हूं मैं, कि किसी पदार्थ या किसी द्रव में पदार्थ के घुलने की मात्रा को, किसी द्रव में पदार्थ की, किसी द्रव यानी कि विलायक है ना, विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक, किसी द्रव में पदार्थ यानी कि विलेय, विलेय के घोलने की मात्रा है ना, विलेय के, विलेय की लिखो, पदार्थ की घुलने की मात्रा, घुलने की मात्रा को पदार्थ की विलेयता, पदार्थ की विलेयता या घुलनशीलता, घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा आपको समझ में आ सकती है कि मतलब कुल मिलाकर के जो पदार्थ है उसको द्रव में कितना घोला जा रहा है, ठीक है, उसका अमाउंट जो है, उसकी जो मात्रा है उसको हम कह रहे हैं पदार्थ की विलेयता। समझ गए? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण आप लिख सकते हो, है ना। उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हो, नमक पानी का घोल, नमक शक्कर का घोल, चाक पानी का घोल, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो खड़िया या चौक, है ना, चौक का पानी में घोल, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो इमल्सन। क्या बोलते हो, इमल्सन या पायस, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो कि नमक का पानी में घोल, है ना, नमक का पानी में घोल, ठीक है। तो नमक का पानी में घोल क्या हो जाएगा, जब आप बीमार पड़ते हो तो नमक शक्कर का पानी में घोल पीते हो, है ना, अगर वो वायरस नहीं होता तो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये विलेयता है, ठीक है। जो नमक पानी में घोला जा रहा है, ये जो विशेषता है, इसको विलेयता कह रहे हैं। या आप सीधी सी भाषा में बोलो कि कितना कितना मात्रा, कितनी मात्रा पदार्थ की घोली जा रही है पानी में या द्रव में, तो वो उसकी विलेयता कहलाती है। समझ गए ना। तो इतनी बात आपको समझ में, आप चाहो डायग्राम ऐसे बना सकते हो, फाइन। चाहो तो अलग दिखा सकते हो, नमक अलग पानी अलग, फिर एक डायग्राम में दिखा दो दोनों मिलके घोल बन गए, ठीक है। और ये एक निश्चित समय तक होता है, जो उसकी विशेषता है, घुलने की कैपेसिटी भी है उसकी। ऐसा नहीं कि घोलते जाओ घुलता जाएगा, एक समय बाद में घुलना बंद। आप नमक डालोगे तो वो नमक आप कितना भी घोलो नहीं घोलेगा फिर, क्योंकि पानी की भी कुछ क्षमता है उसको घोलने की, है ना। तो विलायक की क्षमता होती है और विलेय की अपनी क्षमता होती है, ठीक है। तो इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, इतना ही देखना था, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे चला जाए, चलो। तो इसको इरेज कर दें। तो छोटा सा टॉपिक था ये, हमने यहाँ पे कवर किया। अभी तक तो भाई ये पूछा नहीं गया, लेकिन चांसेस हैं इस बार आने के कि विलेयता के बारे में आपसे पूछा जाए। तो 2025, ठीक है, हो सकता हो ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको थोड़ा सा समझना था, जो कि आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं पदार्थों के
किसकी, गुण की, कि पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं, है ना। चलो, अच्छा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि पदार्थ गुण का मतलब केवल एक ही चीज की बात करें, पदार्थ में सब आते हैं और मुख्य रूप से क्या क्या गुण हो सकते हैं वो हमें यहाँ देखना है, ठीक है। स्पेशली हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हम ठोस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी को सम्मिलित रूप से बात करेंगे, पदार्थ की बात करेंगे। तो हेडिंग क्या डालने वाले हैं, पदार्थ के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैं इसको अब इंग्लिश में नहीं लिखूंगी क्योंकि जगह यहाँ पे कम बचती है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फाइन। चलो, क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो आप लिखोगे पदार्थ में बहुत सारे गुण हैं, है ना। क्या क्या गुण है, आप नॉर्मल सोचो जो आपके आसपास पदार्थ है, क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड है, ठोस है, ठीक है, तो वो जो ठोस है उसमें क्या कर सकते हो, उसका गुण, पहला गुण क्या है कि उसकी आकार और आकृति कैसी है, निश्चित है, ठीक है। मतलब आकार और आकृति ये बात डिफाइन करती है पदार्थों को, उनको विभाजित करती है कि आकार आकृति एक ऐसा बिंदु है जो हर चीज डिफाइड कर रहा है। कैसे, सॉलिड को बता रहा है, अगर फिक्स है तो सॉलिड है, अगर वो बह रहा है मतलब आकार आकृति फिक्स नहीं है तो वो लिक्विड हो गया, और जब आकार आकृति आपको दिखे ही ना, समझ भी ना आए, तो वो गैस होगी। तो एक ऐसा बिंदु होगा जो आपको डिफाइन करेगा कि भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, यानी कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ये कौन डिफाइन कर रहा है, एक बिंदु आ रहा है क्या, आकार एवं आकृति उसकी विशेषता के तौर पर। तो ऐसे ही हम विभिन्न विशेषताओं को बिंदुवार पढ़ेंगे, फाइन। तो जो आपको लिखना है, तो हम क्या लिखने वाले, तो पहला हम जो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, पदार्थों के जो आप लिखते हो क्या, गुण निम्नलिखित है ना। ये हम लोग तब लिखते हैं जब दिमाग में याद ना है, पेपर में करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप लिख रहे हो पदार्थों गुण निम्नलिखित, आप जब तक ये लिखो तो दिमाग में प्रेशर जाएगा क्या क्या हो सकते हैं। तो खैर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली लिख रहा हूँ, निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, पहला आपका आएगा स्वाद, क्या लिखेंगे हम, स्वाद, पहली हेडिंग डाल लो भाई, स्वाद। टेस्ट है ना, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थों के जो स्वाद हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि पदार्थों के स्वाद अलग अलग होते हैं। जैसे कि नमक का स्वाद पता है आपको, शक्कर का स्वाद पता है आपको, आप कोई फल खाते हो उसका स्वाद अलग है, जैसे कि केला खाया आपने उसका टेस्ट अलग है, स्वाद अलग है, आम का स्वाद अलग है। तो विभिन्न पदार्थों के जो स्वाद हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वाद, भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वाद अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया भिन्न डैश टू, इसका मतलब है भिन्न भिन्न, दो बार लिखा है, ठीक है। अलग डैश टू मतलब अलग अलग, ठीक है, पता होगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो उदाहरण के तौर पे क्या लिखेंगे इसमें, शक्कर का स्वाद, शक्कर और नमक, ऐसे लिख दो, शक्कर और नमक का स्वाद। अब देखने में लगभग अगर शक्कर को बहुत पीस दिया जाए, नमक को भी पीस दिया जाए, तो वो एक जैसे ही लगते हैं, फाइन, लेकिन दोनों का स्वाद क्या है, अलग अलग है। तो शक्कर और नमक का स्वाद अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, बहुत सारी आप बता सकते हो कि आप तेल, तेल का स्वाद जो आएगा, और कोई दूसरा जैसे कोकोनट मतलब नारियल का तेल लिया आपने, ठीक है, और एक सरसों का तेल लिया, तो दोनों का स्वाद अलग अलग है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मैं इतनी लिख रहा हूँ, क्लियर। दूसरा पॉइंट अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है भाई,
अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी थी, क्या? अवस्था। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट, उसका स्टेट कैसा है? अवस्था, मतलब उस पदार्थ की स्टेट कैसी है। ठीक है, जिसको पढ़ा ना स्टेट्स लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि हर एक पदार्थ की अपनी खुद की एक अवस्था होती है। जैसे पानी, नॉर्मल अगर आप सामान्यता देखो तो पानी उस द्रव में रहेगा, है ना। दीवार है या बोर्ड जिसमें देख रहे हो आप, जिसको मैं लिख रहा हूँ, है ना, जिसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो ये जो बोर्ड है वो सॉलिड रहेगा, ठोस ही रहेगा इस सामान्य स्थिति पर। अब इस पे अगर कोई बाहरी कारक लगाओ, आप तापमान बढ़ा दो इसका, तो ये पिघल जाएगा, है ना, या जल जाएगा। इस मतलब भाप में बन गया, बदल गया, ये जलेगा, धुआं उड़ेगा, स्वाहा हो गया। तो अपनी अवस्था में खुद परिवर्तन नहीं कर सकता ये। ठीक है, इसमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल सामान्यता अवस्था की बात करें तो ये ठोस में रहेगा, पानी जो है वो द्रव में ही रहेगा। ठीक है, और जो आसपास गैसें हैं, जैसे आपने एसी चलाई तो उसमें से गैस निकल गई ना, हवा, तो वो गैस में रहेगी सामान्य तौर पे। ठीक है, तो आप ऐसे करो कि हाँ, आप बदल सकते हो, पानी को आप सॉलिड कर सकते हो, ठोस कर सकते हो। कैसे? बर्फ जमा करके उसकी फ्रिज में लगा दिया, फ्रीजर में, तो बर्फ जम गई, तो वो ठोस बन गया। तो स्वतः अवस्था परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, हमें बाहरी कारक से उसकी अवस्थाओं परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो स्वतः नहीं करेगा। ठीक है, तो हर एक जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनकी अवस्थाएं क्या है? अलग अलग रहती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वस्तुओं की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, या पदार्थों की अवस्थाएं, पदार्थों की अवस्थाएं। बहुत आसान टॉपिक है, इसको बहुत वैसे नहीं पढ़ना है ना। मतलब इसको बहुत साइंटिफिकली तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप सोचो अरे बड़ा टफ होगा, मतलब बहुत थोड़ा सा अच्छा सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल चीजें हम लोग पढ़ के आए कक्षा 6 से 8 में, वो चीज यहाँ पढ़नी दोबारा से। पदार्थों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, मुख्यतः अवस्थाएं हैं। वैसे आपको पता होगा, ये हम लोग पढ़ते जरूर है ऐसे, 3 अवस्थाएं। ये 3 अवस्थाएं है नहीं, अवस्थाएं कितनी कुल? अब 5 हो चुकी हैं, है ना। ठीक है, लेकिन अभी हमें लिखना इतना ही है। पहला ठोस, दूसरा गैस, गैस मत करो, द्रव करो, द्रव, और तीसरा गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आप एग्जांपल लिख दो कई सारे। ठीक है, ठोस का क्या लिख दोगे? जैसे मैं पानी की बात करूं, अगर मैं एक पदार्थ ले रहा हूं, पानी, और उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं। ठीक है, तो पानी का इसमें ठोस में क्या चला जाएगा? बर्फ। पानी का ठोस रूप, पानी का, या पानी की ठोस अवस्था, ऐसे लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या है? पानी का, इसमें तो पानी रहेगा, मतलब एक, चलो और थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, पानी के लिए तो जल। ठीक है, अब ये पानी ही है। ठीक है, तो पानी की द्रव अवस्था, पानी की द्रव अवस्था। तो भी सर कुछ बोल रहे हैं पीछे से, क्या बोल रहे हैं सर? बर्फ की, हाँ, ये सर ने बताया बर्फ की द्रव अवस्था। ठीक है, लिख सकते हैं, बट हम अभी एक पदार्थ ले रहे हैं, पानी, इसलिए हम पानी को ही बता रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप, लेकिन हमने पानी की बात की ना, पदार्थ ले लिया पानी, अब पानी में बात कर रहे हैं तो वो हम उससे लिख रहे हैं। गैस में चलेगा तो गैस में क्या आ जाएगा? भाप या बाष्प। ठीक है, बाष्प होता है या वाष्प होता है, क्या होता है? वा से बकरी वाला रहता है, वा से वन वाला रहता है। बस देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं भाई दोस्तों का होना जरूरी है। तो शोभित सर पीछे से बता रहे हैं हमें, वा से वन रहता है। ठीक है, वैसे ये पता था, लेकिन उन्हें लगा सच में हम गलत लिख रहे हैं, जब टेस्ट ले रहे थे आपका। ठीक है, लेकिन होता है ना कि साथ ही साथ निभाना। तो क्या आ गया? बाष्प, तो पानी की गैस अवस्था, पानी की
गैस अवस्था। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तो ये आपका एक विशेषता हो गई अवस्था। इसके बाद तीसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज करूं, इरेज करूं, ठीक है, चलो। तो तीसरी विशेषता हमारी हो जाएगी गलन, है ना, मतलब उसका मेल्टिंग, मेल्ट होना। मेल्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, दैट्स अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेल्ट मतलब गलन। तो गलन जो हमारी विशेषता है, देखो भैया ये भी साफ हो रहे हैं, कह रहे बस करो, अब हमें लिखा मत रहने दो, लेकिन इसको दोबारा से लिख दिया है हमने, है ना। चलो, तो क्या लिखा, तीसरा पॉइंट हम डाल लें गलन, है ना, जो कि आपको भी पता है, गलन या मेल्टिंग। ठीक है, गलन को बोलते हैं मेल्ट होना या मेल्टिंग, फाइन। तो आप देखो सर्दियां जब होती हैं तो क्या होता है, कहते हो जब बाहर निकले घूमने टहलने के लिए, ठीक है, फिर आप कहते हो यार आज तो बहुत गलन है, बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर जाते तो जो हमारे हाथ होते हैं बिना ग्लव्स के अगर जाओगे तो क्या होगा, दस्ताने नहीं पहन जा रहे हो, बाहर पहुंच रहे हो तो क्या होता है, हाथ पैर एकदम ऐसा लगता है कि बस अब तो गए, यहीं से निकल जाएगा ये हाथ, ऐसा होता है ना, लगता है ना। लेकिन क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे गलन ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं कि वो जो बाहर है ना गलन बहुत है। तो गलन का मतलब क्या है, गलन का मतलब ये कि कोई भी जो पदार्थ है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे, निश्चित तापमान पे क्या होता है, पिघल जाता है ना, वो पिघल जाता है, तो उसको हम कहते हैं गलन। तो क्या लिखते हैं, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का पिघलना, पिघलना गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक कहलाता है। तथा, अभी आप करोगे, आप लिखा रहे थे गलना, गलन की परिभाषा, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया, एक निश्चित ताप, एक ऐसा तापमान जिस पर प्रत्येक पदार्थ होता है पिघल जाता है, वो गलनांक कहलाता है। एक निश्चित तापमान पर प्रत्येक पदार्थ का पिघलना गलनांक कहलाता है। ठीक है, और पदार्थ की गलने की विशेषता, पिघलने की विशेषता गलन कहलाती है। क्या लिखेंगे, पदार्थ के पिघलने को, ऐसे लिख दो, पदार्थ के पिघलने को ही गलन कहते हैं। पदार्थ के पिघलने के ही, पिघलने, पिघलने मतलब द्रव अवस्था में बदलना, द्रव अवस्था में आना। गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है और उस तापमान पर कोई वस्तु पिघल जाती है, उसे हम गलनांक कहते हैं। और जो वस्तु है, जो पदार्थ है जो पिघल रहा है, जो उसकी विशेषता है पिघलने की, उसे हम गलन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम क्या लिख देंगे, उदाहरण के तौर पे मोमबत्ती का पिघलना, है ना, मोमबत्ती का पिघलना। आदि, मोमबत्ती का पिघलना आदि, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एक तो गलनांक हो गया, एक है क्वथन। क्या आएगा, क्वथन। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत नहीं जा पाएगा, नीचे फिर आपको दिखेगा ही नहीं, तो हम लोग यहीं लिख लेते हैं। समझ गए ना।
तो क्या लिखेंगे, क्वथन। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका क्वथन। ठीक है, क्वथन या क्वथनांक क्या होता है, एक निश्चित तापमान होता है, उस पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलने लगता है, मतलब अपनी जो अवस्था है उसको गैस के फॉर्म में चला ले जाता है, गैस की अवस्था में बदल देता है। वो जो तापमान है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं बॉइल। ठीक है, तो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। तो बॉइलिंग का मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो अपनी अवस्था को द्रव अवस्था से, मतलब ठोस अवस्था से या किसी भी अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और जो तापमान है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, किसी वस्तु या पदार्थ का, किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर गैस अवस्था में बदलना, गैस अवस्था में बदलना क्वथन कहलाता है, क्वथन कहलाता है। तथा तथा वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो पानी क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे दोनों डेफिनेशन मैंने लिखा दी, केवल क्वथन यहाँ तक है, और ये आपका क्वथनांक है। ठीक है, आगे बात समझ में। उदाहरण के तौर पे क्या लिख देंगे, उदाहरण के तौर पे लिख देंगे कि पानी का उबलना, तो पानी का उबलना, उबलना आदि। ठीक है, और यहाँ पे हैशटैग करके दो चीजें नोट्स बना लो कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, होता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक है, अब पानी में गलनांक क्या, बर्फ का गलनांक आएगा ना, तो पानी या बर्फ एक ही बात है, गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, पानी या बर्फ। ठीक है, दो हैशटैग बना के वैल्यू लिख लोगे। क्लियर है, फटाक से आप नोट कर लो, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये क्वथनांक होता है या क्वथन है, ये विशेषताएं, मतलब ये विशेषताएं चलिए, पदार्थ के गुण है ये प्रॉपर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, फटाक से आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर, चले आगे चलो। अब इसके बाद जो पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खास विशेषता है किसी पदार्थ की, कि जो घनत्व होता है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये वस्तु कितनी ठोस है, ये कितनी द्रव्य अवस्था में रहने वाली है,
इसकी कितनी गैस की अवस्था है, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो घनत्व है वो ये बताता है कि इसके जो अणु हैं, जो कण हैं, वो कितने पास पास है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व। ये पांचवी विशेषता आपकी हो जाएगी घनत्व। ठीक है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी।